everybody. Good evening, good evening, good evening to all of you. Good evening everyone. Good evening बच्चा पार्टी. की हाल चाल? एकदम बढ़िया. Please let me know in the chat section. Am I audible? Am I visible to everybody in the class? क्या आप लोग मुझे ठीक से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? Please let me know in the chat section बच्चा पार्टी. अमीर व्लॉग, कुणाल कुमावत, लव कुमार, रोशन, प्रियंका, अंशु, क्यून, नीलू, राकेश, रोशन, उपासना, अर्चना गुप्ता. Please let me know in the chat section. Am I audible? Am I visible to everybody in the class? Is everything is going perfectly fine, बच्चा पार्टी? काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है, इस बार दिवाली ब्रेक्स के बाद. ठीक है, तो दिवाली ब्रेक्स के बाद मुलाकात ज़रूर हो रही है, लेकिन दिवाली ब्रेक्स के पहले मैंने यूट्यूब पर कुछ चीज़ें आप लोग के साथ डिस्कस की थी कि किस तरीके से आपको अपनी दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि ये दिवाली होनी चाहिए हमारी सिलेक्शन वाली. कितने लोगों ने उस पर थोड़ा बहुत अमल किया कि मैम दिवाली फेस्टिवल के साथ साथ हमने अपनी पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा? ईमानदारी के साथ चैट सेक्शन में बता दो. और थोड़ा बहुत हिंट तो आज ही लग जाएगा आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में. हिंदी मीडियम वालों को निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. एक झलक मैं दिखा देती हूँ. क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आराम से कर पाएंगे. दूसरी चीज़, आज का जो हमारा सेशन होगा बेटा, जिसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चंस तो साथ ही लेकर आई ही हूँ. मेक इट श्योर आप लोग अपना जो मैं पूरा जो 50 क्वेश्चन कराऊंगी एनालिसिस जरूर करें, अपनी मार्किंग्स जरूर अपने आप को देके रखें कि आउट ऑफ 50 आपने, हर एक बच्चे को अपने मार्क्स पता होने चाहिए कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, क्योंकि आज सेशन के एंड में हम बकायदा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकर भी अनाउंस करने वाले हैं. ठीक है मैम, कोई बच्चा झूठ भी तो बोल सकता है. जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं मान के चलती हूँ मेरे सारे बच्चे, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, ईमानदारी के साथ अपना फीडबैक यहाँ पर देंगे. ठीक है, चलो. व्हाट अबाउट योर हेल्थ? अच्छा, ये मेरा मतलब सुबह का जानकार बच्चा होगा, इसका मतलब हेल्थ तो शक्ल देख के नहीं पता लग रही. मैम यूट्यूब पर भी कैसे उठकर आ चुकी है आज, शक्ल देख के लग रहा होगा. तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब ही है, और मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अपना सारे बच्चे ज़रूर ध्यान रखें. मौसम में चेंजेस हैं और डेंगू ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है हमारे राजस्थान के अंदर, तो बाकी जगह पर भी. मतलब ये सीज़न ही ऐसा होता है, बीमारी गंदा वाला, बीमारी, वेदर चेंज हो रहा है ना, वायरल भी बहुत गंदा वाला फैल रहा है इस वक्त. 8-8 दिन तक फीवर नहीं जा रहा है, डेंगू भी फैल रहा है. सो प्लीज़ मेरे सारे बच्चे अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें. उसका कारण ये है, आपकी अगर तबीयत खराब होती है तो वो आपकी स्टडीज को भी हैम्पर करेगा. सो अब जो वैसे भी जो पोस्ट दिवाली जो समय होता है ना बच्चा, वो नीट की प्रिपरेशन में जान लगा देने वाला होता है. ठीक है, अच्छा, सेशन की शुरुआत हम करते हैं. हिंदी मीडियम वाले हैं, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में है. अच्छा, एक चीज और, सेशन की शुरुआत करने से एक चीज, भाई लेटेस्ट अपडेट पता लग गया आप लोगों को? लेटेस्ट अपडेट जो आया है एनटीए वालों का पता लग गया होगा अबाउट द कास्ट सर्टिफिकेट. आप लोग को पता होगा, मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देती हूँ. कास्ट सर्टिफिकेट का ये है, वैसे तो हुआ बनाने वाले ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है, आप भी जिन जिन बच्चों का जो भी पर्टिकुलर रिजर्वेशन उठाते हो, आप एक बार देख लीजिएगा. उसका एक पर्टिकुलर डेट होता है, उसको बार बार अपन को रिन्यूअल के लिए करवाना पड़ता है. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नीट के एग्जाम तक, यानी कि जब, वैसे उसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग के दौरान ही आपको वो सबमिट करना होता है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके पास नहीं भी हो तो बकायदा आप डाल सकते हैं कि भाई मैं ड्यूरिंग माय काउंसलिंग मैं उसको वो कर दूंगा. तो कास्ट सर्टिफिकेट जिसका लग रहा है कि टाइम एक्सपायर होने वाला है, वो अपना अपडेट करवा लीजिएगा. ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का ये आया है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना पड़ेगा. तो यही आपका भी लेटेस्ट अपडेट आया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं आ रहा. जो और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि एम्स पेपर बनाएगा या कौन बनाएगा, और पेपर अधिकतर लोगों का कहना है, और बिल्कुल एनटीए को अपनी इमेज को धोने के लिए इतने जो उस पर लालछन लगाए गए हैं, उसके लिए उसे करना भी चाहिए कि पेपर ऐसा हलवा परोस के ना दे कि 720 आउट ऑफ 720 की भी लाइन लग जाए. ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन की एग्जाम 2 टायर में भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा. ये बहुत सारी अटकलें जो लगाई जा रही है, इनसे आपको परेशान होने की आवश्यकता इसीलिए नहीं है. पहली चीज ये दिमाग में क्लियर कीजिए बेटा, अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, तो कट ऑफ भी लोअर रेंज पर जाएगी.
दूसरी चीज पेपर टफ आएगा लेकिन सिलेबस के बाहर आ जाएगा क्या मैम? नहीं, सिलेबस से ही पेपर आएगा, सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, वो ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है बेटा इसके अंदर, हम लोग आज तक ये जो देख रहे थे ना कि यार एनसीईआरटी वाली जो बात चलती थी कि एनसीईआरटी में कोई चीज गलत भी है तो उसको हम गलत को भी गलत ही पढ़ते थे कि हाँ यार यही सही माना जाएगा नीट में। नहीं, जो लास्ट अभी जो कुछ क्वेश्चंस में जिसमें एनसीईआरटी ने गलती की हुई थी और वो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो बात गई है तो वैसा नहीं है। अभी अगर एनसीईआरटी में गलत है, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को ही एग्जाम में सही माना जाएगा। सबसे काम की चीज तुम्हारी ये है, ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बॉटनी जूलॉजी दोनों की कुछ एनसीईआरटी की गलतियां बताऊं और लेटेस्ट एनसीईआरटी में भी जो न्यू एनसीईआरटी उसके अंदर भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम जब आप पढ़ते हो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर आप जब देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर जो हार्ट साउंड है, याद है किसी को? एनसीईआरटी ने हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड लब और सेकंड हार्ट साउंड डब दे रखी है, DUB, जबकि डब नहीं होता, वो होती है डप, पी होता है, गलत दे रखा है। अगर डब और डप दोनों ऑप्शन में आया तो आप एनसीईआरटी में क्योंकि गलत लिखा और आप गलत टिक करके आओगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये अभी नया जो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सही इंफॉर्मेशन को ही सही मानेंगे क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाने वाले टीचर को तो सही इंफॉर्मेशन पता होनी ही चाहिए, तो वो आपको करेक्ट करवाएगा, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट वाला मिल गया है आपको, समझ में आ गया, तो चिंता का विषय कुछ नहीं है। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा मैम, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जाएगा। हाँ, जो आज तक लकीर के फकीर बनते आए हो कि यार यहीं यहीं से क्वेश्चन आता है, ये ना पढ़ो, ऐसी हरकतें मत कीजिएगा। जो आपका सिलेबस है सबको गो थ्रू कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, परेशानी का विषय नहीं है। जो भी होगा सबके बेहतरी के लिए होगा। आप जो भी ईमानदारी से मेहनत करेगा उसकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जाना है, सिलेबस में से ही आएगा, तो आपको अपना सिलेबस ऑन कमांड करना है, अपनी तैयारी। हाँ, एक चीज मैं आपको बोल सकती हूँ जो आपको करना चाहिए सभी नीट एस्पिरेंट को, वो ये, मेरा जाता कि पर्सनल मतलब मेरे को जो लगता है कि डिफिकल्ट के तरीके होते हैं। पेपर इस बार आपका लेंदी बनेगा, मतलब ये मेरा गट फीलिंग है, पेपर लेंदी बनेगा। तो जो मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चन मैं कई बार बताती भी हूँ, आज की क्लास में भी होंगे तो मैं ट्रिक बताती हूँ ना कि ऐसे सॉल्व करने चाहिए, वो वैसे सॉल्व कीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि स्पीड विद एक्यूरेसी, ये दोनों का रिदम आपका बहुत बढ़िया बैठ जाए। और हमेशा हम बोलते हैं राउंड्स में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अपने कभी इस हेडिंग के साथ नहीं आता कि आज मैं लेंदी आया हूँ, पीछे वाले सवाल इजी है और तू आगे ही अटक के रह जाएगा और बाद में सब गड़बड़ हो जाएगी। तो राउंड में क्वेश्चन पेपर सॉल्व, आप अपने जब टेस्ट होते हैं आपके कोचिंग्स में, राउंड में ही सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अंदर आपके डेवलप हो। तीसरी चीज, लकीर के फकीर मत बनिए कि यहां से सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता तो इस बार भी नहीं आएगा, जी आ सकता है। और अगर एम्स में क्वेश्चन पेपर बनाया, वैसे तुम्हें मैं गंदी लगने लगूंगी अगर मैं ये बात कहूंगी, तो मैं तो चाहती हूँ क्वेश्चन पेपर एम्स बनाना शुरू कर दे, तभी इसका क्वेश्चन पेपर बना करेगा, मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही, ठीक है? पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हमारे मैम हार्ट से कौन सा वॉइस रेखा पता ना, लब डब, ये गलत दे रखा है, ठीक है? चलो, सो यस, लिंक को, सेशन को लाइक कर दो, फटाफट से हार्ट इमोजीज भेज दो बहुत सारी, जिससे कि नहीं जी मैम ऐसा नहीं होगा, जिससे कि मैं फटाफट से क्वेश्चंस की शुरुआत कर लूं। और सारे बच्चे अपने अपनी मार्किंग्स देते रहिएगा, मैं सेशन के एंड में पूछूंगी आपसे किसके कितने क्वेश्चन सही हुए और हम टॉपर्स अनाउंस करेंगे, ठीक है? लेट्स बिगिन विद द सेशन। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास एंड द क्वेश्चन इज, अब आप हिंदी मीडियम वाले यहां से पढ़ लीजिएगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जनरेट हुए हैं केमिकल रिएक्शन में, इनको सेपरेट करने का तरीका, वेरी इजी हलवा क्वेश्चन, इनको सेपरेट करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज इट द करेक्ट वन। नहीं, क्लास एकदम बढ़िया से ही तो चल रही है, मैं देख रही हूँ सब। यस, फटाफट से आंसर नहीं आ रहा है अभी तक। डीएनए फ्रैगमेंट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जनरेट हुए हैं, उन्हें जो केमिकल रिएक्शंस हम सेपरेट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस किया है. यस, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक. करेक्ट. फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. जितेंद्र श्रीवास्तव सही है. अमीर व्लॉग गलत है. राकेश, कपिल, विशाल करेक्ट है बच्चा. दूसरी चीज, प्लीज बेटा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर? इनमें से कौन सा एक क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? क्लोनिंग वेक्टर कौन सा नहीं है बच्चा? प्रोब कोई क्लोनिंग वेक्टर थोड़ी ना है. तो यस, प्रोब विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्ट एब्रीवेशन से क्वेश्चन. EFB इट स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताना है. सिंपल. EFB का फुल फॉर्म बताना है. इट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दिस इज द EFB स्टैंड्स फॉर द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. यस, क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड कौन सा है ये बताना है. PBR 322, बाम H1 है, साल्वन है और इको R1 है. जल्दी बताइए. क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा आपका एक प्लाज्मिड है पूछा है. जल्दी जल्दी बच्चा पार्टी. क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चे कह रहे हैं इको R1. क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सॉरी, फोर्थ का. अभी 3 का चैट डिलीट आ रहा है. For this particular question is PBR 322. Yes, this is a plasmid. For this particular question, fourth का first will be the correct one. सबसे पहला NCERT का डायरेक्ट लाइन, सबसे पहला फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रिपोर्ट किया गया, पहला प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस, ये कौन सा है? फर्स्ट रिपोर्टेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है बच्चा पार्टी? क्वेश्चन नंबर 5. यस, इट इज HIND2. HIND2 is the first restriction endonuclease. Move on to the next question. There is a restriction endonuclease जिसे हम कहते हैं eco R1. What does CO part it stand for? अपन ने पूरा नामकरण संस्कार देखा था कि जो फर्स्ट लेटर होता है इट रिप्रेजेंट द जीनस नेम. जीनस नेम, दिस इज एस्चीरिया है इसके अंदर. एस्चीरिया. ये CO लास्ट टू नेम कोलाई, स्पीशीज नेम एस्चीरिया कोलाई से लिया गया है ना. एज इट इज डिस्कस किया हुआ है. वेरी इजी हलवा क्वेश्चन. याद है ना बच्चों? पूरा अपन ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था. ठीक है. यस, फॉर क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2 अपन ने बात की थी. कौन कहां से एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है उसको उसी जगह से काटता है. तो कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2 ये हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट से काटता है बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस. कितने बेस पेयर का है वो? वेरी इजी. कितने बेस पेयर का होता है? बकायदा आपको पता भी होना चाहिए. ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए. एनिमे म्यूजिक, बेटा मैम की तो हालत खराब है. आज तो तुम देख लो, मैं बाल भी बना के नहीं आई हूँ तुम्हारी क्लास में. सुबह वाला सेशन लेके मैंने भी टेस्ट करवाया है, ब्लड टेस्ट, CBC, डेंगू वगैरह सारी चीज़ें, जिससे कि पता लग जाए कि मेरे को भी क्या है. हालत एकदम खराब है. यूट्यूब सेशन में अनाउंस कर चुकी थी इसीलिए, अदरवाइज मैं आज के सेशन की जगह मैं कल या परसों लेना प्रेफर करती. ठीक है, और तुम कह रहे हो चलो कोई नहीं, तुम्हारा प्यार है ये सब. क्वेश्चन नंबर 7, आयुष करेक्ट है बच्चा. 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है, उसको रिकॉग्नाइज करके पर्टिकुलर साइट से कट करता है. करेक्ट है बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बात किया, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, ये किस में यूज होता है? और एग्रोज के बारे में और क्या स्पेशलिटी है वो भी बता दो. वो भी बताइएगा चैट सेक्शन के अंदर. ठीक है, वो भी बताइए चैट सेक्शन में और क्या स्पेशलिटी है.
क्वेश्चन नंबर 8 एग्रोज के बारे में। बोलो बोलो बोलो। एग्रोज जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं। थर्मो एक्वाटिकस वो सारा याद होना चाहिए, कितना क्या डिग्री सेल्सियस पर वर्क करता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जब हीट शॉक दिया जाता है, ड्यूरिंग हीट शॉक टू द बैक्टीरियम, जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं फॉर गिविंग द थर्मल शॉक, वो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज हिट द करेक्ट वन। जो टेम्परेचर यूज किया जाता है बेटा फॉर गिविंग द थर्मल शॉक, वो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट से मैं देखती हूँ सबसे पहले किसका जवाब आता है। एनी म्यूजिक बच्चा आंसर भी करो, थैंक यू सो मच। सुहानी क्वेश्चन नंबर डाल के बेटा। नीलू मुझे पता था बहुत से बच्चे 100 डिग्री बोलेंगे। 9th का यस। किसने बोला? रेखा, राकेश करेक्ट है। जितेंद्र श्रीवास्तव, लव कुमार, अमित, आकाश, बहुत सारे बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस वाले भी हैं। लगा होगा मैम हाई टेम्परेचर पर ही करते होंगे, याद नहीं है, तुक्का मारा है उन सब ने। यस, हीट शॉक 42 डिग्री सेल्सियस पर दिया जाता है। सो या, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है फंगस के अंदर टू कॉज रिलीज ऑफ डीएनए अलॉन्ग विद द मैक्रोमोलिक्यूल? वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, पहले आंसर दे दो। बात की थी बैक्टीरिया के अंदर क्या, प्लांट्स के अंदर क्या। सेल मेजर सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है? फंगी का मेजर सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या होता है बेटा? जैसे किसी में सेलुलोज है तो सेलुलेस एंजाइम से ट्रीट करेंगे उसकी सेल वॉल को ओपन करने के लिए। फंगी का सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है बच्चा पार्टी? इट इज काइटिन, तो काइटिनेज एंजाइम से हम ट्रीट करेंगे, है ना। बैक्टीरिया में लाइसोसोम है तो लाइसोजाइम एंजाइम से ट्रीट करते हैं। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसके अंदर जब हम एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आप किस चीज को ऐड करते हैं विच कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए? डीएनए के पृथक्करण के दौरान इनमें से किसका उपयोग होता है शुद्ध डीएनए के अवक्षेपण के निम्नलिखित कारण हैं? भाई साहब हिंदी बहुत डिफिकल्ट है, तुम ही पढ़ लो हिंदी मीडियम वालों। मैं इंग्लिश पढ़ लूं वही बहुत है। चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा पार्टी। वेरी इजी, मैंने बोला भी था अधिकतर क्वेश्चन आता है यहां से। क्वेश्चन नंबर 11, यस वेरी गुड। आइसोलेशन के दौरान इसमें प्यूरिफाइड के चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिसिपिटेट आउट दिस। यस, चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। तो या फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। क्लोनिंग को फैसिलिटेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर? किसका इस्तेमाल होता है क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर? क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज हिट द करेक्ट वन। मैम आपकी शादी हो चुकी है क्या? बेटा हो भी गई होगी तो क्या करेगा, और नहीं भी हुई होगी तो उससे भी क्या होना है? हाँ, फर्क पड़ना है उससे, दोनों ही चीजों से। मैम आपने हिंदी नहीं पढ़ी, देख सब भारतीय हैं, हिंदी बोल बहुत अच्छी पाती हूँ। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऑलराउंडर होते हैं, इंग्लिश भी पढ़ा लेते हैं, हिंदी में पढ़ा लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, हिंदी नहीं पढ़ा पाते वो लोग। हिंदी 10th क्लास तक पढ़िए बेटा, वो जो एक नॉर्मल लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होता है। 10th क्लास के बाद अब सोच कितनी उम्र बीत गई, हिंदी नहीं पढ़ी, तो दैट इज द इशू। है ना, जल्दी बोलो इसका आंसर। क्लोनिंग के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सारे पढ़ा है ना, सिलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए, क्लोनिंग साइट्स भी चाहिए। सो या फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का पहला स्टेप पूछा है उसने, मैंने बोला था कि डिटेल से भी पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये तो ऐसे क्वेश्चन है। और कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जोड़ने के लिए लाइगेज, ऐसे क्वेश्चन है। बायोटेक से क्वेश्चन बन रहा है और इन जगहों से क्वेश्चन ना बने हो ही नहीं सकता। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला टेक्निक हो गया अपना, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया, इसमें तो सिर्फ स्टेप पूछिए, 3 स्टेप्स है।
फर्स्ट इज द डीनेचुरेशन, सेकंड वन इज द अनीलिंग एंड थर्ड वन इज द एक्सटेंशन. फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप होता है अनीलिंग और थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन. आना चाहिए. तो या फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन बच्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पीसीआर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फॉलोइंग वर द ऑप्शंस, प्लीज हिट द करेक्ट वन. वैसे देखा जाए, साइड हट रही हूँ, मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत आ रही होगी. वैसे देखा जाए तो इसका क्वेश्चन का जवाब मैंने आज ही की क्लास के एक्सप्लेनेशन के दौरान दे चुकी हूँ. तो फटाफट से आंसर करो. आज ही के एक्सप्लेनेशन में आ चुका है इसका आंसर. हाँ जी बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर टैक पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल है. ये कह रहा है थर्मोस्टेबल नहीं है. मैंने आज ही तो बताया था टेम्परेचर रिलेटेड क्या है. थर्मोस्टेबल होता है ना, डिस्कस किया था थर्मस एक्वाटिकस से. जो टैक पॉलीमरेज है ये थर्मोस्टेबल है. ये कह रहा है थर्मोस्टेबल नहीं है. यही तो गलत स्टेटमेंट है. दैट्स व्हाई फॉर क्वेश्चन नंबर 14 यस थर्ड विल बी द करेक्ट वन. पीबीआर 322 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पीबीआर 322 वेक्टर के बारे विच इज नॉट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट बताना है आपने पीबीआर 322 के बारे में. ठीक है, इसमें दो ड्रग रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. ठीक है, ये भी सही बात है. ठीक है, डेवलप्ड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिगस. साइंटिस्ट का नाम वैसे याद होना चाहिए. मान लो नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, सपोज करो हम साइंटिस्ट का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने ये नहीं याद किया, कोई बात नहीं. फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाओ. सिलेक्टेबल मार्कर जो प्रेजेंट होते हैं, इट कैन डिफरेंशिएट द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस. गलत है ना, वो तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, इनेबिलिटी नहीं. हाँ, वो बताया था कि पहले तो इस ड्रग में डालो फिर उसमें कराओ, बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर है. दूसरा तरीका यही था ना, क्रोमोजेनिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग द कलर. ऑरेंज की कलरलेस है तो पता लग जाएगा रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है. मान लो एज अ स्टूडेंट मैम मुझे तो नहीं याद साइंटिस्ट का नाम, कोई बात नहीं, बट ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है. तो ये तो 100% गलत है. मुझे गलत स्टेटमेंट ही ना ढूंढना है. तो वेरी इजी, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. ओके बच्चों, चलो move on to the next question. Which of the given statement is correct? सही स्टेटमेंट ढूंढना है. In context of observing the DNA separated by agarose gel electrophoresis. साइड हट जाती हूँ, बहुत से बच्चों का जो आ रहा है मैम प्लीज साइड हट जाइए. हट गई बेटा, देख लो. ये भी अगेन वेरी इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन है. कई बार पूछा जाता है. नीट के अंदर रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन मिलेगा इन सब जगहों से. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, पीसीआर हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर हो गया, पीबीआर 322 वाला हो गया. ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग वाले भी होते हैं, आएंगे वो आगे क्वेश्चंस में लिखेंगे. दीज आर द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर. क्वेश्चन नंबर 16 बच्चा पार्टी क्वेश्चन. अच्छा मैं ही वहां पर. यस, क्वेश्चन एथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करते हैं. फिर जब आप उसे अंडर यूवी एक्सट्रैक्शन, यूवी एक्सपोजर देखोगे अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं. तो यस, एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर द एक्सपोजर टू यूवी लाइट. विजिबल लाइट नहीं, यूवी लाइट. दैट्स व्हाई दिस वी बिलीव. विदाउट स्टेनिंग नहीं हो सकता, विजिबल लाइट में नहीं, यूवी लाइट में दिखता है, इसलिए ये भी गलत है. ठीक है, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. इनमें से आपने गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है. ठीक है, ये लीजिए बच्चों, साइड हट गई जिससे कि आप आराम से देख सके. फटाफट से करो. जल्दी बोलो बेटा. क्वेश्चन नंबर 17.
देखो बेटा, इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट ढूंढना है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग को अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, सही है। इनकरेक्ट है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन तो हटा ही मारो, ये गया, ये ऑल ऑफ दीज गया। अब सेकंड या फोर्थ में से होगा। बैक्टीरियोफेज इज नॉट यूज्ड एज अ वेक्टर। हाँ, बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर थोड़ी, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस दैट इन्फेक्ट, ये ठीक है, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरियम, ये इनकरेक्ट है, इज नॉट, इट इज यूज्ड एज अ, गलत है, गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना है, यानी कि ये सही है कुल मिला के। मलयालम इज अ पैलिंड्रोम, यस, मलयालम को आप ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, वन एंड द सेम थिंग, तो ये पैलिंड्रोम है, ये सही स्टेटमेंट है। ये गलत होगा, हमें तो गलत स्टेटमेंट में ढूंढना है। एथिडियम ब्रोमाइड कैन नॉट बी यूज फॉर द स्टेनिंग डीएनए, ये उसमें ही तो यूज करते हैं, तभी तो यूवी एथिडियम ब्रोमाइड डाई का ही इस्तेमाल करते हैं डीएनए को स्टेन करने के लिए, तब उसे हम यूवी लाइट के एक्सपोजर में देखते हैं तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं, तो ये कैन नॉट बी यूज किया जाता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। तो गलत स्टेटमेंट सेकंड और फोर्थ है, विच इज मेंशन इन द सेकंड ऑप्शन। सो या, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टीडीएनए प्लांट्स के अंदर इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? What is the function of tDNA in plants? Question number 18. Please hit the correct one, bacha party. Waiting for your response. Buffering हो रही थी बीच में। Question number 17. Yes, T is a tumor inducing factor होता है tumor formation के लिए। Yes. 18th. Majority were correct for this question. कौन सा मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है? प्लांट्स के लिए तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एनिमल्स में रीट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। ये दो जगहों से क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में क्या यूज होता है, इसमें तो क्या क्वेश्चन में दे दिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, और एनिमल्स के अंदर रीट्रोवायरस। What modification has been made to the TI plasmid from Agrobacterium tumefaciens? क्या किया जाता है? इसे डिसार्म करते हैं कि पैथोजन नहीं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही डिलीवर करे। मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी को यूज करेंगे, बट ये करता था पैथोजन को डिलीवर, तो उसको डिसार्म करेंगे और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डालेंगे, तो इट हैज बीन डिसार्म्ड एंड मॉडिफाइड फॉर द जीन डिलीवरी, which is mentioned in the second option. So yeah, this will be the correct one. Next question. Which of the following can be some biotechnological products हो सकते हैं इनमें से? एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स, या फिर ये सभी आपके बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? प्लीज इट द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी जवाब कीजिए। ऑब्वियस सी बात है मैम, सारी चीजें ही तो यूज होती हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है, वैक्सीन का, एंजाइम्स का, तो या ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट। दिस इज द करेक्ट वन। वी कैन, वेरी इजी, कट डीएनए, डीएनए को कट करने के लिए क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और अगर क्वेश्चन होता जोड़ने के लिए, ज्वाइन के लिए, जहां पर भी जोड़ने की बात आएगी, लाइगेज एंजाइम, याद होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसे मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या भी कहा जाता है? इसे मॉलिक्यूलर सिजर भी कहा जाता है। यस, करेक्ट है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 22। हर्षित, शशि, रेखा, बहुत सारे बच्चे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, हु आइसोलेटेड, साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन है बेटा, यानी कि रटने वाला पॉइंट हो गया। किसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया था? सल्मोनम टाइफियम इन 1972। किसने किया था? इसका क्रेडिट जाता है स्टैनली कॉर्न एंड हर्बर्ट बेयर को। सेकंड विल बी द करेक्ट वन। एमटीआर है भाई, साइंटिस्ट का नाम है, मुझे तू रट ले भैया टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको R1, ये अगेन देखो नॉमेनक्लेचर से आ गया बच्चा। इको R1 में R स्टैंड फॉर, दो के तो बता दिया, फर्स्ट लेटर स्टैंड फॉर द जीनस नेम, तो E एस्टीरिया। नेक्स्ट टू लेटर CO, इट स्टैंड फॉर द स्पीशीज नेम एंड इट इज द एस्टीरिया कोलाई, तो कोलाई हो गया, कोलाई वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट R किससे स्टैंड करता है, और बाद में जो रोमन लेटर में लिखा है
ये किसको स्टैंड करता है ये बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बच्चा पार्टी। धीरे 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 चैट आ रही है। सुहानी राजपूत करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है। आर स्ट्रेन का नाम है, यस, ठीक है। अगेन वही घुमा फिरा के क्वेश्चन, फ्रेगमेंट डीएनए को विजुअलाइज करते हैं हम बाय स्टेनिंग द डीएनए, किससे? यूवी लाइट के एक्सपोजर में हम उसे स्टेन करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड से, तब ये आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड। मैंने बोला था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है ना। ऐसे ही विच वेक्टर, इनमें से किस वेक्टर का इस्तेमाल होता है टू डिलीवर द जीन इन एनिमल सेल। देखा जाए तो जब मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है तभी मैंने इसका आंसर दे दिया था। फटाक से आंसर करो बच्चा, फटाक से आंसर कीजिएगा। मैम रिद्धू को बुलाइए, रिद्धि नहीं पीयू है, रिद्धि तो बहुत छोटी है, पीयू ही हो सकती है अभी। उसे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो, यहाँ मत देखो, ब्लॉग में देखो मेरे। जल्दी बताओ, फटाक से आंसर आना चाहिए बेटा। कौन सा वेक्टर? एनिमल्स के अंदर बच्चा रिट्रोवायरस, ठीक है, एनिमल के अंदर रिट्रोवायरस है, प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है। द वे जिससे आप एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर, व्हाट डज इट इंक्लूड्स? डिसआर्म्ड पैथोजन, बायोलिस्टिक गन, जीन गन भी कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। पीयू को बुलाइए ना, क्लास के अंदर नहीं, कभी और मिलवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 26, फटाक से आंसर करो बेटा, सारी टेक्निक्स है ना, डिसआर्म पैथोजन, बायोलिस्टिक, माइक्रो इंजेक्शन। देखो पीयू कॉम्पिटिटर बन रही है तुम्हारी अभी से, लेक्चर सुनती है वो भी, है ना, वो भले ही थर्ड क्लास में बैठती हो, अभी नीट की तैयारी चल रही है उसकी, तो इसलिए तुम लोग भी तमीज से पढ़ाई करनी है। यस, पीसीआर इट स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत हैप्पी हैप्पी हो रही है वो। पीसीआर स्टैंड फॉर, जल्दी बोलो। पीसीआर स्टैंड्स फॉर, वेरी इजी, हलवा बच्चों। यस, इट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अरे है ही नहीं क्या रिएक्टर, ये रहा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यस, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। पीसीआर इंक्लूड्स, 3 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप एनीलिंग, थर्ड स्टेप एक्सटेंशन, तो सारा का सारा ही आता है, वेरी इजी, अगेन हलवा। प्लाज्मिड्स कैसे होते हैं? प्लाज्मिड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लीनियर या सर्कुलर, या फिर डीनेचर्ड डीएनए। हाँ, उसको बड़ी हंसी आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का अधिकतर बच्चों ने जवाब दिया है डी नेचर्ड, अच्छा 28 का ही चल रहा है, 29 हर्षित करेक्ट है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, यही होता है प्लाज्मिड्स, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, यस। व्हाट इज द प्रोटीन कॉल्ड, जब इसको अपन हीट्रोलॉगस होस्ट के अंदर आप इसे एक्सप्रेस करोगे तो इस प्रोटीन को क्या कहोगे? वेरी इजी, वेरी इजी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ही कहेंगे, है ना, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर इनमें से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इनमें से किससे रिलेटेड है? क्लोनिंग, एम्प्लीफिकेशन या सिलेक्टिव रेप्लिकेशन, किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 31, polymerase chain reaction, it is related to the DNA amplification.
असर्शन रीजन क्वेश्चन है बेटा. बायोटेक्नोलॉजी, it deals with the technique of live organism or enzyme from organism to produce product and process useful to the human. और कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है. फॉलोइंग वर दी ऑप्शंस, प्लीज इट द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 32. जल्दी बोलिएगा. बच्चा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करो. क्वेश्चन नंबर 32. अभी तक 31 का ही आनंद आनंद भारती सब. सनुल्ला 32 का. यस करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है. रेखा क्वेश्चन नंबर डाल के बच्चा. हर्षित करेक्ट है. यस दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन है. इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डीएनए एनोड की तरफ मूव करता है और वो कह रहा है डीएनए आपका पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, इसीलिए वो एनोड, इसीलिए नहीं बोल रही. ये जो लिखा है ये रहा. अब पहले आप आंसर करो फिर मैं बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 33. प्लीज इट द करेक्ट वन. बच्चों जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए टुवर्ड्स द एनोड मूव करता है. सही बात है. डीएनए पॉजिटिवली नहीं बच्चा, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है. तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, यानी कि थर्ड विल बी द करेक्ट वन. वेरी इजी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 33. आज की क्लास में पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूं मैं ये आंसर. यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हो, कैसा दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज कलर के, येलो नहीं, ब्लू नहीं, रेड नहीं, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड की तरह दिखता है. यस तो थर्ड विल बी द करेक्ट वन. बायोरिएक्टर्स पढ़े थे अपन ने, ठीक है. एक में तो कर्व्ड बेस होता है, मिक्सिंग बढ़िया हो. एक में फ्लैट होता है. तो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर फॉलोइंग वर द ऑप्शन. किस लिए किया गया है? स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर को किस लिए डिजाइन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 35. प्लीज इट द करेक्ट वन. कितने क्वेश्चन होंगे? 35 हो गए. 15 मोर क्वेश्चंस. क्वेश्चन 50 तक क्वेश्चंस है बच्चा. स्टिल टैंक बायोरिएक्टर जिससे कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे, इसीलिए डिजाइन किया गया है. वेरी इजी. फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से हैं बच्चा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जल्दी बोलो. मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36. यस सबसे ज्यादा एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल चूहे, माइस हैं. दिस विल बी द करेक्ट वन. बायोलिस्टिक्स जीन गन के बारे में पढ़ा. ये किसके लिए? इट इज सुटेबल फॉर, किस लिए काम आता है? जीन गन. बायोलिस्टिक यानी कि जीन गन, इट इज सुटेबल फॉर. क्वेश्चन नंबर 37. प्लीज इट द करेक्ट वन. अभी तक आंसर नहीं आया बेटा क्वेश्चन नंबर 37 का. इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट. प्रियंका करेक्ट है. हर्षित करेक्ट है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा ना, उसका टॉपिक है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. आज की क्लास में घूम घूम के क्वेश्चन है. स्टेप मैंने फर्स्ट स्टेप कौन सा ऐसे पूछा, बट हमने पूरी बता दी थी. डीनेचुरेशन है पहला,
then it comes to the annealing, and then it comes to the extension. This is the correct order: denaturation, annealing and extension. ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के वो कह रहा है कि आपको डीएनए को कट करना है किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। ये तभी संभव हुआ विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? काटने का काम बोला भी था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसी को अपन मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। लाइगेज ये जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करने का, और इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। लाइगेज ये जोड़ने का काम करता है, तो मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू का काम ही तो होता है क्योंकि चिपकाना जोड़ना, इसीलिए। और काटना का काम सीजर का होता है, इसलिए इसको बोल दिया। अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्वेश्चन नंबर 40, डीएनए मॉलिक्यूल को हम किस बेस पर सेपरेट करते हैं? वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 40, प्लीज इट द करेक्ट वन बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चा पार्टी, चार्ज और साइज के बेस पर बात किया था। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव, तो साइज और चार्ज के बेसिस पर ही किया जाता है। 40 का थर्ड विल बी द करेक्ट वन। वो कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स नहीं है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पढ़ा है, एस्टीरिया कोलाई पढ़ा है, एग्रोबैक्टीरियम बेसिलस ये पढ़ा, नाम भी नहीं सुना होगा तुमने अपने पूरे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक पॉलीमरेज इन अ पीसीआर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैटलाइज, मतलब किस स्टेप के अंदर कैटलाइज उसको एक्सिलरेट करेगा? टैक पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किस स्टेप के अंदर यूज है? डिनेचुरेशन में है, अनीलिंग के अंदर है, या एक्सटेंशन के अंदर है? क्वेश्चन नंबर 42, प्लीज इट द करेक्ट वन। एक्सटेंशन के अंदर है, एक्सटेंशन के अंदर इसका रोल, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का मेन गोल क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन गोल क्या है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? आप डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री को ऑल्टर करना है, और क्या है? टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एंड आरएनए, या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर कौन सा है? इसमें से सबसे कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स एक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, आज क्लास में दिखा नहीं, शायद हो सकता है लास्ट में क्वेश्चन हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। Question number 44, stirred type bioreactor. This is the most commonly used one. Yeah. Next question. Which process in biotechnology इसमें restriction endonuclease का इस्तेमाल होता है? DNA ligase, restriction endonuclease काटने के लिए, ligase जोड़ने के लिए, और plasmid to alter the DNA. कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर? For question number 45. 5 more questions. Be ready बच्चा पार्टी, हम लोग अपने स्कोर्स भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, प्लीज इट द करेक्ट वन। यस, 45 का सी किसने बोला है? ये अंशु पटेल करेक्ट है, अंशिका सही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जितेंद्र श्रीवास्तव, पीयूष, पीबी, हर्षित, नीलू, राकेश, रवीना, अमीर व्लॉग गलत है बच्चा। क्या आ गया? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को याद कर रही थी मैं।
इसके बिना चैप्टर अधूरा है। अगर क्वेश्चन ना हो तो मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है? व्हाट इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 46। Separation, purification and the formulation of the product. This is the downstream processing. ठीक है? या क्वेश्चन नंबर 46 मेजॉरिटी वर करेक्ट। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का? मतलब इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, प्लीज check and answer the question. Question number 47. 47 प्यूरिफिकेशन है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होता है, जीन एक्सप्रेशन नहीं है इनमें से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट। तो या क्वेश्चन नंबर 47 हर्षित करेक्ट है बच्चा। हर्षित, जितेंद्र, सुहानी, अमीर व्लॉग फिर गलत बच्चा, अंशिका सही है। मैम आपको मेरा चैट नहीं दिख रहा है क्या? हरीश अभी दिखा बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 2 मोर क्वेश्चंस आफ्टर दिस। तो बच्चों बहुत आराम से आंसर करना, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है? रीट्रोवायरस जो है एनिमल्स के अंदर, दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल, बात की थी। प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का, और एनिमल्स के अंदर ये रीट्रोवायरस है। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो रीट्रोवायरस की, इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं? Following will be options. Please hit the correct one. Question number 48. क्वेश्चन नंबर 48 जल्दी आंसर करो। और नेक्स्ट मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल दीजिएगा कि नेक्स्ट सेशन में आप क्या चाहते हो। कंप्लीट 12th बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, या पहले बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन तो क्या ही पढ़ना होगा, माइंड में आपसे पढ़ा दूंगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का, वन शॉट बोलोगे वो लगा दूंगी। अदरवाइज सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी कंप्लीट। मैम 12th का मैराथन करते हैं, हर चैप्टर से 20-20 30-30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखें। कंप्लीट 12th बायोलॉजी। जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 48, their ability to integrate into the host genome. Question number 48 first will be the correct one. कितने बच्चों के जवाब सही है मेरे? अरीश का सही है, देखो पहला नाम ही आज इसका पढ़ा अभी। अरीश करेक्ट है बेटा, स्नेहा सही है, अमीर व्लॉग क्वेश्चन नंबर नहीं डाला बच्चा, एस पांडे सही है, प्रफुल अवस्थी सही है, बहुत सारे बच्चे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। नहीं रेखा, डी नहीं है बच्चा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। म्यूटेशन की एबिलिटी की वजह से नहीं है, वो उसी वजह से इंटीग्रेट कर पाते हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम जो कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज होता है इन द पीसीआर प्रोसेस, जो कि हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रह जाता है ड्यूरिंग, क्योंकि डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में अपन हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाई टेम्परेचर को, तो भी एक्टिव रह रहा है। बताओ, हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रह रहा है यानी कि कैसा होना चाहिए? वेरी इजी, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमर, ठीक है? यस, थर्मोस्टेबल होगा तभी। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है? और फिर हमारे टॉपर अनाउंसमेंट। द प्रोसेस ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन, इस वजह से प्रोडक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉपीज ऑफ डीएनए सेगमेंट, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ अ डीएनए सेगमेंट ऑलमोस्ट बनता है? वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, कितनी कॉपीज ऑफ अ डीएनए सेगमेंट मिलती है? लगभग बात की है, लगभग आपकी
1 बिलियन कॉपीज आपको मिलती हैं। सो या थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जितने भी बच्चे मेरे हैं, मैं पेन के साथ देखती हूँ आउट ऑफ 50 कितने, क्या कोई क्लास में मेरा ऐसा बच्चा है जिसके 50 आउट ऑफ 50 सारे ही क्वेश्चन सही हुए हों? अब मैं जैसे जैसे पूछती जा रही हूँ, मुझे बताते जाओ। अच्छा, एक चीज मैं आपको नीट विद इन 5 मिनट्स के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है, टॉपर अनाउंसमेंट के बाद हम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बता दो, कोई बच्चा ऐसा है जिसके 50 आउट ऑफ 50 हो? मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी उनके बाद में। 50 आउट ऑफ 50, 49 वाले जिनके 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही है वो लिख देना कि 50 सही है मैम। जिनके 40, नीलू के 48 हैं आउट ऑफ, सारे बच्चे ईमानदारी से जवाब देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे सारे के सारे ईमानदार हैं। 48 पर नीलू है और एक है सनुल्ला, ये 48 पर है। कोई बात नहीं अमीर व्लॉग, बच्चा मेहनत करो। लव कुमार 46 पर है, ठीक है। जितेंद्र के 39 है, रेखा भी 46 पर है, सनुल्ला का मैं ले लिया। डॉक्टर साहब पूरा सही है, पक्की बात? मेरे को तुम्हारे कमेंट्स तो नहीं दिखे यार। अर्पिता जायसवाल 50 आउट ऑफ 50। ओके हरीश 30 क्वेश्चन पर आए थे, बट बेटा चीटिंग हो जाएगी ना फिर दूसरों के साथ। प्रफुल अवस्थी 49, रुक जाओ धीरे धीरे थोड़ा। प्रफुल अवस्थी 49, मोमिन हफीज आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50, मोमिन हफीज नायक, इसका भी नाम मैंने नहीं देखा। और कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मत लेट होना जो आज लेट हो गए। हरीश मैम 20 क्वेश्चन पे आया था तो 30 में से 28 सही है, गुड बच्चा। बट आपका नाम इसलिए अनाउंस नहीं कर सकते एज आई टोल्ड यू, क्योंकि फिर आकाश भी 48 वाला है। प्रफुल अवस्थी मिल गया। तो आज के टॉपर्स लोग बाग बिलियन बोर्ड्स पर अपना नाम देते हैं, आ जाओ मैं यहां पर दे देती हूँ। आउट ऑफ 50 जिन्होंने स्कोर किया है, एक तो है अर्पिता जायसवाल, अर्पिता जायसवाल, इनका 50 आउट ऑफ 50 रहा है बेटा, ठीक है, फर्स्ट रैंक। और भी बता रही हूं, 50 आउट ऑफ 50 एक बच्चे ने और क्लेम किया है, मोमिन हफीज नायक, इनका भी 50 आउट ऑफ 50 है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक की मैं बात करूं अब, प्रफुल अवस्थी 49 क्वेश्चन सही है इनके। प्रफुल अवस्थी, इनका स्कोर 49 रहा है आउट ऑफ 50। और 49 पे कोई है क्या? नहीं। इसके बाद थर्ड रैंक पर है, थर्ड रैंक पर 3-4 बच्चे हैं। नीलू है, नीलू है, ये शायद हमारे केजीएस का ही बच्चा है क्योंकि इसने वही सिंबल यूज किया है। सनुल्ला है और आकाश भी 48 पर है, आकाश है। 3 बच्चों का थर्ड रैंक है, इनका 50 से 48 स्कोर है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं, और बच्चा मैं, क्योंकि यहाँ पर नाम आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल कॉलेज में एक सीट हासिल करना, ये जस्ट एक अप्रिशिएशन है कि आप सब लोग भी इससे मोटिवेट हो और अगली क्लास में और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आए एंड मेक इट श्योर कि आप अपना नाम इस लिस्ट में जरूर शुमार कर पाए। तो बस एक मोटिवेट करने के लिए एक तरीका है। बाकी मैं मान के चलती हूँ मेरे सारे बच्चों ने ईमानदारी के साथ मुझे अपना जवाब दिया होगा, तो सारे बच्चे क्लैप करेंगे। फर्स्ट रैंक अर्पिता जायसवाल एंड मोमिन हाफिज नायक का है, इनने आउट ऑफ स्कोर किया है। सेकंड रैंक पर प्रफुल अवस्थी है जिन्होंने 50 आउट ऑफ 49 स्कोर किया है। एंड थर्ड रैंक पर नीलू, सनुल्ला और आकाश है जिन्होंने 50 आउट ऑफ 48 स्कोर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रैंकर्स। और बाकी मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है, आप सब लोग जो है मैम फिंगर बता दूंगी,
पढ़ाया नहीं गया कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर वन शॉट लगाए थे ना, इसीलिए तो बच्चा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज बिल्कुल आएगी, मैं बहुत जल्द, मैं पहले ही अनाउंस कर चुकी हूँ, मैं कंप्लीट 12th के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर आने वाली हूँ। तो जितने मेरे वन शॉट अवेलेबल है आप जाके देख लेना, ऑलरेडी केजीएस पर मैंने वन शॉट्स लगाए हैं ना, तो वहाँ से आपको रिवीजन हो जाएगा। उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द आ जाएगा कि कब वो वन शॉट वीडियो कंप्लीट 12th का क्वेश्चन प्रैक्टिस आने वाला है। दूसरी चीज़, आप में से कितने बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मैम कोई एक ऐसी सीरीज क्यों ना हम स्टार्ट करें। मैंने आपके लिए, आई थिंक दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, मैंने ये सोचा है कि बायोलॉजी के, इट्स नॉट अबाउट बॉटनी, इट्स नॉट अबाउट जूलॉजी, बिकॉज आई एम ए कंप्लीट बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रही हूँ, डजेंट मीन मेरे को बच्चे जो जानते हैं पहले से उन्हें पता है, मेरे बॉटनी के लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। इट्स नॉट अबाउट botany, it's not about the zoology, it's about the complete biology for NEET। आप में से कितने बच्चे चाहेंगे, कितने बच्चे चाहेंगे कि मैम बायोलॉजी के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी नीट की, नीट बायोलॉजी इन 5 मिनट, मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसको समझने में हमें समय लगता है, लेकिन वो किसी फ्लो चार्ट के थ्रू या फिर डायग्राम के थ्रू एक बहुत सुंदर सा, सुंदर मतलब जो समझ में एकदम बहुत बढ़िया सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर, सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू या मैम कोई ट्रिक के थ्रू कैसे भी करके, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स उठाएं जो 5 मिनट में जिनका रिवीजन हम कर दें। तो जितने भी बच्चे ये चाहते हैं ना, कमेंट सेक्शन में आग लग जानी चाहिए बच्चों। कमेंट सेक्शन सिर्फ ये नहीं, एसपी मैम की दुनिया के नाम से या डॉक्टर शिवानी भार्गव के नाम से जो भी आपको रिप्लाई मिलते हैं कमेंट्स पर, वो मैं खुद करती हूं। तो आपके कमेंट्स मैं देख रही हूं, मेरे पास अगर 70 कमेंट्स भी आ गए, 70 कमेंट्स कम से कम होने चाहिए कि मैम वी वांट नीट बायोलॉजी इन 5 मिनट। जिस दिन 70 कमेंट हो जाएंगे इस पर, उसके अगले दिन ही इसका प्रोमो वीडियो आपको इस केजीएस चैनल पर मिल जाएगा। इतनी जबरदस्त सीरीज होगी ना बच्चों, मतलब 5 मिनट में लाइव आऊंगी रात 10 बजे, 10 बजे आएंगे अपन, मतलब जो होता है ना मैम हमारे सारे टारगेट्स वारगेट्स हो गए, पढ़ाई वढ़ाई सब, बीच में ब्रेक लेने का टाइम, रात 10 बजे लाइव मिलेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट अपनी दिल की बातें करेंगे। ठीक है कि भैया दिन भर में तुम्हारा क्या चल रहा है, बढ़िया से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत डोज ऑफ मोटिवेशन, नीट मोटिवेशन डेली डोज के साथ मैं आपके लिए रात 10 बजे नीट का कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी का नीट कॉन्सेप्ट विद इन 5 मिनट्स, इतने सुंदर डायग्राम, सुंदर मतलब देखने में भले ही ना सुंदर हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपका चमका देंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम खान ग्लोबल स्टडीज के इस यूट्यूब चैनल पर इसकी शुरुआत करें। क्यों हम एग्जाम के एकदम नजदीक आने का वेट करें, अभी से हमारी तैयारी एक लेवल अप की अब हमें शुरू कर देनी चाहिए। तो आप में से जितने बच्चे ऐसा चाहते हैं कमेंट सेक्शन भर देना बेटा, और मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ रही हूँ इसका बहुत जल्द। जिस दिन इतने कमेंट्स पूरे हो गए ना, अगर कल ही कमेंट्स आपने पूरा कर दिया, शेयर करो लिंक को ज्यादा से ज्यादा, आपने कल ही इतने कमेंट्स पूरे कर दिए, आपको कल तो नहीं, कल मैं लीव पर हूँ क्योंकि फ्राइडे के दिन ही इसका टीजर रिलीज कर दूंगी मैं, उसकी डेट और टाइमिंग तो मैं अनाउंस कर चुकी हूँ, रात 10 बजे मैं लाइव आ रही हूँ। ठीक है, टाइमिंग्स वैसे मैंने अपनी तरफ से अपने ही एंड से, ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट में ही अनाउंस कर दिया, मेरी टीम को भी बताना पड़ेगा क्योंकि उनको भी आपके और हमारे लिए फिर रात 10 बजे तक ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हारा भी तो डेडिकेशन उस लेवल का होना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और बेटा बहुत जबरदस्त सीरीज होने वाली होगी। ठीक है, ओके, चलिए जी, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस। अगला चैप्टर अपन 12 तो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी हंड्रेड्स एप्लीकेशन के माइंड मैप्स लेके आ जाओ मैम, पूरा चैप्टर तो वो रीडिंग वाला है, माइंड मैप्स लेकर आ जाओ, मैं माइंड मैप से आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी। आप कहोगे मैम कि मैम आप तो ये करवा दो हमें कंप्लीट बायोलॉजी, मतलब पूरा 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर आओ, मैं वो लेकर आ जाऊंगी। कमेंट सेक्शन में जो तुम बोल दोगे वैसा हो जाएगा। और नीट
विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो अपन फ्लो चार्ट, वो डायग्राम, मैक्स टू मैक्स कोई बड़ा कॉन्सेप्ट हो तो 6 से 7 मिनट, बस दैट्स इट। और अच्छा समझ में आएगा, और ये वी विल मेक इट श्योर कि 5 मिनट में वो जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे वो फ्रीज कर लेंगे हम दिमाग में कि अब इसको निकल के नहीं जाना है। ठीक है जी, दैट्स इट बच्चा पार्टी, दैट्स ऑल अबाउट दिस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।